स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, इस शो के अंदर जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी हमारे ऑथर से, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके थिएटर एक्सपीरियंस के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, क्या इंडिया में, चाइना में, जापान में, सिंगापुर में किस तरह से उनका थिएटर एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कौन कौन से प्लेस किए, क्या उनकी इंस्पिरेशन थी, किस तरह से उन्होंने वहाँ के एक्टर्स से प्ले कराए, मतलब एज एन एक्टर उनका एक्सपीरियंस क्या था, और एज अ डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल एकेडमी ऑफ ड्रामा उनका क्या एक्सपीरियंस था। और ऐसी बहुत सारी बातें हमने की। उनके चाइना में रहने के दौरान चाइना के क्या हालात थे उस समय, इंडिया के, चाइना के पॉलिटिक्स के, उनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में भी हमने बात की। इसके अलावा हमारे गेस्ट ने कुछ बुक्स भी लिखी हैं जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बताया भी था, और आज हम उन बुक्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आप उन बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो वो बुक्स पढ़ी हैं, अगर आप उन बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका अमेजोन लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो बताते हैं हमारे गेस्ट को और उनसे करते हैं बहुत सारी बातें। और स्वागत है आज आपका हमारे इस शो में। और धन्यवाद। आज हमने पिछली बार हम बात कर रहे थे आपके ड्रामा कैरियर के बारे में, आपके थिएटर कैरियर के बारे में, और जो जो चीज़ें आपने उसमें की थी, जिस तरह के जो जो आपने रेफरेंसेस दिए थे इंडियन माइथोलॉजी से या इंडियन लिटरेचर से अपने ड्रामा के अंदर। तो थिएटर करने के टाइम पर भी क्या आप बुक्स वगैरह भी लिखते थे, या अभी ये बुक्स मतलब अभी लिखना शुरू किया है? नहीं, बुक्स लिखना तो शुरू अभी किया है थिएटर के टाइम में, क्योंकि लेकिन आदत तो थिएटर में भी लिखने की होती है ना, क्योंकि थिएटर में भी लिखना ही पड़ता है। हम लोग जब कॉलेज वगैरह कंपटीशन वगैरह में जाते थे तो कई बार अपने ही नाटक लिखते थे, शॉर्ट जो है लिखते थे और उन पे करते थे। तो उसी टाइम हम लिखते थे और उसी टाइम करते, लेकिन उस टाइम कोई पब्लिश कराने का मतलब नहीं था। हम वो नाटक किया और ख़त्म हो गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था। तो इस तरह के बहुत सारे नाटक हैं, बहुत सारी बातें की हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, क्योंकि उनका लिखा नहीं जाते थे। वो कर दिया, ख़त्म हो गया। कोई अवार्ड मिला नहीं मिला, वो बात वहीं ख़त्म हो जाती। तो इसलिए उसमें कोई वो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लिखने का तो तब से ही था। हम्म। और जब कोर्स किया, जब नाटक के यूनिवर्सिटी में चाइना में, तो उसमें तो लिखना ही पड़ता है। लिख के अपने जो है बना की शुरुआत जो होती है प्रैक्टिस करनी होती है, अपने ही नाटक लिखने होते हैं, अपने ही करना होता है। छोटे 10 मिनट का, 15 मिनट का, छोटे छोटे बनाने पड़ते हैं। हर हफ्ते में एक बार, महीने में कई बार परफॉर्मेंस करनी होती है। तो वो हम खुद ही लिखते थे, खुद अपना छोटे छोटे बनाते थे, ग्रुप में उसको लिख के और करते थे। तो वो तो उस टाइम में भी था। हम्म। लेकिन जो है वो लिखने का जो है वो बाद में शुरू किया फिर, क्योंकि लिखने की आदत थी। लिखा है बहुत सारा, तो उनको मैंने कहा कि उनको सबको कंपाइल किया जाए, उन्हीं सब को जोड़ के कुछ लिख दिया जाए जिसका रिकॉर्ड भी रहे। तो इसलिए फिर वो लिखना शुरू कर दिया। तो अभी जैसे आपने कुछ नॉवेल्स वगैरह लिखी हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है नॉवल लिखने में और स्क्रिप्ट लिखने में? नोवेल लिखने में और स्क्रिप्ट लिखने में फर्क है। स्क्रिप्ट में आपको जो है सीनेरियो चाहिए, सीनेरियो को हिसाब से आपको लिखना होता है। उसमें ज्यादा कल्पना, कल्पना में आप कुछ चीज कह नहीं सकते ना, उसको आपको सीनेरियो में देनी पड़ेगी। सीनेरियो भी साथ में सोचना पड़ेगा कि आपको स्टेज पे दिखाना है तो कैसे दिखाओगे उस चीज को। तो डायलॉग से बताओगे या उसको सीनियर। अब जैसे हम बहुत सारी चीजें नोवेल में लिख देते हैं, उसके वो मन में क्या सोच रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो क्या कर रहा है। तो वो चीजें हम स्टेज पे तो नहीं कह सकते ना। अब स्टेज में एक्टर खड़ा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, ये हम कैसे बता सकते हैं। तो हम तो सिर्फ उस स्टेज पे उसका एक्शन ही देखते हैं। तो उस एक्शन में उसके दिल की बात या उसके मन की बात या उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसको दिखाने के लिए हमें फिर सीनियरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। किस तरह से उसको दिखाया जाए, एक्स्ट्रा इफेक्ट देने पड़ते हैं, उसको इफेक्ट देना पड़ता है कि इस इफेक्ट से उसकी जो मनोस्थिति है वो दिखाई जा सके। उसके वो, तो नहीं, हम कई स्टेज में। कई टाइप के ड्रामा भी ऐसे होते हैं जहाँ पर जैसे कुछ चीजें जो है वो सामने से बोल नहीं रहे होते डायलॉग, बट वो बैकग्राउंड में नरेशन देते हैं उसकी। हाँ, वो नरेशन देने वाला भी स्टाइल है वो, उससे भी किया जा सकता है। मतलब आपको एक एक्स्ट्रा वो अफोर्ड करना पड़ेगा ना। या तो आप नरेशन दीजिए, या आप उसको या किसी इफेक्ट से दिखाइए, या आप उसके एक्शन में कुछ उस चीज को लाइए। तो उन चीजों का ध्यान रख के स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, उन सब चीजों को। और जो नोवेल है उसमें तो आप फ्री होते हो, जब मर्जी वो उसके मन की बात भी रख सकते हो। आप एक
पूरा नोवेल का आधा 10 पेज उसके मन की बात भी निकाल सकते हो कि वो मन में क्या सोच रहा है और वो क्या कर रहा है। कोई एक्शन नहीं है लेकिन मन में क्या कर रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, उसी पे आप कई पेज लिख सकते हो। लेकिन स्टेज पे वो चीज़ नहीं हो सकती ना। स्टेज पे तो आपको फिर एक्शन में या उसको वो करना। कई बार क्या होता है कि मोनोलॉग दे देते हैं। मोनोलॉग क्या है कि वो आदमी खुद ही लंबा डायलॉग में अपने मन की बात बताने शुरू कर देता है। तो हम्म अभी एक नाटक हमने किया था, वो जो है आषाढ़ का एक दिन। हम्म आषाढ़ का एक दिन जो है उसमें कालिदास का रोल दिखाया है, मतलब कालिदास को दिखाया है। और कालिदास जब वापस आता है, तो वो वापस आने के बाद जब अपनी प्रेमिका से मिलता है, तो उसका बहुत लंबा मोनोलॉग है। बहुत लंबा मोनोलॉग में वो अपने पूरे दिल की बात बताता है कि मैं यहाँ से गया तो मैं क्या सोचता था तेरे बारे में, क्या सोचा, मैंने ये नाटक लिखा तो उस नाटक में मेरी जो कल्पना थी वो ये कल्पना थी, यहाँ के पहाड़ थे, तू थी, ये सब कुछ था। तो वो बहुत लंबा मोनोलॉग है। इस तरह जब वो मलिका है जो उसकी प्रेमिका है, उसके बहुत लंबे लंबे मोनोलॉग हैं। जब कालिदास नहीं होता तो वो अपने आप ही बोलती है कि मैं तुम्हें याद कर रही हूँ और ये है वो है, तो वो उसके काफी लंबे मोनोलॉग। तो उसमें मोनोलॉग देने पड़ जाते हैं फिर। हम्म। तो या तो आप मोनोलॉग से दिखाइए, लेकिन मोनोलॉग को करना बड़ा मुश्किल है स्टेज पे। लोग बोर होने लगते हैं। आप अगर 10 मिनट का भी मोनोलॉग स्टेज पे दे दो, तो आदमी तो बोर हो जाएगा उसको देखने में। उसको नहीं देखता, वो झेल नहीं पाता। तो उस मोनोलॉग के एक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि मोनोलॉग से उसको बांध के रखे अपनी आवाज से और अपने जो है एक्शन से या अपने जो फेस एक्सप्रेशन है उससे बांध के रखे ऑडियंस को। नहीं तो ऑडियंस तो फिर हुट करने लगेगी, उड़ के चली जाएगी, अगर आप लंबे लंबे मोनोलॉग ही डाल दोगे तो। लेकिन पुराने जमाने के नाटकों में मोनोलॉग लंबे होते थे। और उन मोनोलॉग, अब पुराने जितने भी कालिदास वगैरह के नाटक देखो ना, मोनोलॉग हैं, बहुत लंबे लंबे मोनोलॉग हैं। लेकिन उस पर एक्टर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि उसको किस तरह से वो पब्लिक को बांध के रखे उस मोनोलॉग को कहते हुए। तो हम्म। थोड़ा दिक्कत आती है उसमें। लेकिन इफेक्ट आजकल जैसे मूवी है, मूवी में इफेक्ट दे देते हैं, इफेक्ट से दिखा देते हैं या कुछ और चीज दिखा के उसको दिखा लेते हैं इस तरह से। तो मोनोलॉग का इस्तेमाल कम करते हैं, जो है वो दूसरी फोटोग्राफी से या दूसरे सीन से या किसी से सीनियरियो से दिखा देते हैं उसको, उसके मन की स्थिति दिखा देते हैं या कुछ चीज बता, तो कम कर देते हैं। फिल्मों में इतना मोनोलॉग नहीं होता। फिल्मों में आपने देखा होगा लंबे लंबे मोनोलॉग नहीं होते बड़े बड़े, हम्म। लेकिन स्टेज पे होते हैं। क्योंकि स्टेज पे लिमिटेशन है ना, आप उसमें सीनियर इतने नहीं डाल सकते, आपके पास अच्छा, लिमिटेशन है। स्टेज पे तो फिर एक्टर से। आप दो लोग के बीच में डायलॉग भी होता है या जैसे कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, तो उसमें शायद ऐसा कोई रूल रहता है ना थिएटर का कि आप इस तरीके से एंगल से खड़े होंगे कि आप अपनी बैक नहीं दिखाओगे ऑडियंस के सामने। हाँ, वो होता जो ट्रेडिशनल वो है उसमें तो यही है कि आप बैक नहीं दिखा सकते, आपको जो मूवमेंट है उस हिसाब से बनाई जाए कि बैक ना दिखाई जाए। लेकिन आजकल कुछ डायरेक्टर जो हैं वो फ्री उसमें सोचते हैं। वो सोचते हैं कि इससे जो है, जो नाटक की मेन चीज है वो कहीं कम होती है। लगता है कि कुछ आर्टिफिशियल है, कुछ नेचुरलिटी नहीं आ पाती, इवन एक्टर में भी जो नेचुरलिटी नहीं। मैंने कई थिएटर देखे हैं जिसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वो बात करते हैं तो एक दोनों बंदे सामने मुंह करके ऑडियंस की तरफ बात करते हैं, मतलब बात आपस में कर रहे हैं लेकिन वो बीच बीच हम्म। में ऑडियंस की तरफ देखते हैं ताकि वो हाँ उनको कन्वे कर पाए कि हम। हाँ हाँ। तो इसलिए उसको उसमें क्या होता है, कई बार नेचुरल उसकी फीलिंग खत्म हो जाती है, नेचुरलिटी नहीं दिखती। ऐसा लगता है कि वो कुछ एक्टिंग कर रहा है। स्टेज एक्टिंग और वो जो है ना फिल्म की एक्टिंग में असर यही है कि उसमें एकदम अलग से दिखता है कि हाँ ये एक्टिंग कर रहा है। तो हम्म, उससे बचने के लिए बहुत सारे लोग अब उसको जो है फॉलो नहीं करते। वो हम्म। कहते हैं कि ठीक है, अगर बैक दिख रही है तो दिखने दो, क्या फर्क पड़ता है उसको, अगर बैक दिख रही है। या फिर इस तरह से मूवमेंट बनाओ कि उसको बड़ा नेचुरल होनी चाहिए वो मूवमेंट। ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि वो जानबूझ के अपना मुंह इवन दिखा रहा है बात करने के लिए। जो डायलॉग भी होते हैं तो कई बार उसको गुस्सा दिखाते हैं या कुछ दिखाते हैं तो उसको जोर से बोलने के लिए कहते हैं, जबकि थिएटर अगर मूवी में देखा जाए तो इस चीज को ओवर एक्टिंग माना जाता है। लेकिन वो कहते हैं कि थिएटर में क्योंकि आप डायरेक्टली सामने लाइव कर रहे हो तो वहां पर ओवर एक्टिंग कई जगह जरूरी हो जाती है। हाँ, स्टेज में थोड़ी ओवर एक्टिंग तो होनी जरूरी होती है। उसमें क्या है कि ओवर एक्टिंग भी रहती है फिल्मों से ज्यादा, जो है ओवर एक्टिंग रहती है फिल्मों के हिसाब से। अगर देखें कंपेयर करें फिल्मों से, तो उसमें ओवर एक्टिंग रहेगी। और उसमें मेकअप भी ओवर मेकअप होता है। हम्म। फिल्म जैसा मेकअप नहीं होता आपका, क्योंकि दूर से आप देख रहे हैं उसको। तो आपकी जो आंखों के आईब्रो है और वो जो है बहुत डार्क में लगाते हैं, आप उसको पास से देखोगे तो बड़ा गंदा लगेगा। वो मेकअप बहुत जो है बहुत ज्यादा मेकअप किया जाता है फेस पे। हम्म। लेकिन फिल्मों में इतना मेकअप की जरूरत नहीं होती, कैमरा बहुत क्लोज वो ले लेता है ना, क्लोजअप में आ जाता है। लेकिन स्टेज पे तो आपको दूर से देखना है, तो इसलिए उसमें जो है मेकअप भी थोड़ा डार्क होता है उसमें और जो है वो उसकी जो एक्टिंग है थोड़ी सी ओवर एक्टिंग होती है उसमें। उसको हम्म। रोका नहीं जा सकता, वो रहेगी।
क्योंकि उसको अगर आप कंट्रोल करोगे तो फिर वो स्टेज पे पब्लिक तक आपके वो फीलिंग नहीं जा पाएगी, आप पब्लिक तक नहीं पहुंच पाओगे, तो इसलिए वो तो थोड़ा सा कई ओवर है। बार थिएटर करते हुए ऐसे एक्सपीरियंस भी होंगे कि अचानक से कुछ ऐसी चीज हो गई स्टेज पे, लाइक किसी को चोट लग गई या किसी की मूछें निकल गई, तो एन वक्त पे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको फिर कैसे कवर किया जाता है ऑडियंस के सामने? देखो उसके लिए क्या है कि जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, जो नया आर्टिस्ट होता है उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है, वो तो परेशान हो जाएगा, वो तो एकदम घबरा जाएगा, लेकिन सीनियर आर्टिस्ट जो होते हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, वो उसको बड़े नेचुरल वे में उसको कंट्रोल करते हैं, तो उन लोगों को प्रैक्टिस होती है, वो उन चीज़ों को एक बड़े नेचुरल वे में ले लेते हैं, तो इसलिए वो सीनियर या एक्सपीरियंस के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, वो कर लेते हैं कंट्रोल। हम्म। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे सीन हो गए, एक बार तो एक नाटक कर रहे थे और जो मेन तो रोल नहीं था लेकिन अच्छा रोल था उसका, लंबा सा रोल था, उसका सीन आया और सीन के टाइम पे ही वो गायब हो गया। उसको क्या प्रॉब्लम हो गई, उसको बीमार था वो, तो एकदम बीमारी हो गई और सीन पे अब रोकना, अब या तो नाटक रोकना पड़ेगा, उसका सीन कैसे किया जाए उसको, और वो सीन हटा भी नहीं सकते थे कि हटाएं तो अगले वाले को जो है वो ब्रेक नहीं मिलेगा, कैसे उसको एंटर करना है, क्या करना है। तो उसी टाइम 2 मिनट के अंदर पूरा डिसीजन करके जो आर्टिस्ट या सीनियर आर्टिस्ट को बता दिया कि तुमको इस तरह से करना है, और तेरे को इस आर्टिस्ट को सीधे पूरे सीन को काट के और अगले सीन को जोड़ना है। तो वो दोनों चीजों को एक आर्टिस्ट को सिर्फ छोटा सा डायलॉग देके भेजा ताकि वो दोनों को लिंक बना दे, और वो उस सीन को हटा के वो दूसरा लिंक जोड़ दिया उसने। तो किसी को पब्लिक को पता भी नहीं लगा कि वो सीन कट गया पूरा, और वो हमने उसको अगले लिंक से जोड़ दिया। तो सिर्फ छोटा सा डायलॉग डाल के और दोनों, जो पहला सीन था और तीसरा सीन था, उन दोनों को मिला के जो बीच वाला सीन था उसको गायब कर दिया। लेकिन उसमें कुछ ऐड करना पड़ा ना, थोड़ा सा कुछ हम्म। ऐड करना पड़ा, एकदम काट दोगे तो फिर तो पता लग जाएगा, और आर्टिस्ट जो अगला आर्टिस्ट की एंट्री होनी है वो भी घबरा जाएगा कि मैं कैसे जाऊं अंदर, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तो हाँ। उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो वो प्रैक्टिस से हो जाता है, वो एक्सपीरियंस लोग कर लेते हैं। तो हम लोग ने बहुत बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हो जाता है स्टेज पे कुछ गिर गया या स्टेज तैयार नहीं है और कर्टन खुल गया, तो उसमें बड़े नेचुरल वे में उसको एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ। हम्म। तो वो चीजें तो स्टेज पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसको आप कहा कि बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होगा तो वो हो कई जाता है। जगह पे स्टेज पर वो भी लगाए जाते हैं ना, टेप्स भी लगाए जाते हैं कि ये बंदा डायलॉग बोलते हुए इसको इतना आगे तक ही आना है, इससे आगे नहीं हाँ आना है। वो पूरी लाइनिंग होती है, टेपिंग वगैरह सब करनी पड़ती है, लेकिन कई बार कोई ज्यादा उत्साह में आ जाए और कोई ज्यादा जोश में आ जाए और वो लाइन पार कर जाए, तो फिर उसके साथ वाले आर्टिस्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि उसको किस तरह से कंट्रोल करके बैक वापस लाए सीरियस किसी तरह से। इंजरीज भी होती होंगी, जैसे लड़ाई वाला सीन है उसमें सही में लग गई किसी को? हाँ लग जाती है, उसमें कई बार चोट भी लग जाती है, तो उसमें तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, नहीं छोटी मोटी पे तो आदमी कंट्रोल कर लेता है, उसने हम्म। तो सह लेता है वो। लेकिन हम्म। अगर कोई बहुत बड़ा ही एक्सीडेंट हो जाए तो अब तो फिर बात अलग है, उसको तो हम्म। कंट्रोल नहीं करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन छोटे मोटे तो होते रहते हैं उसमें। हम्म। हम्म। तो जो आपने बुक्स लिखी हैं, आपकी एक बुक थी अफसाना तेरा मेरा, हम्म। है ना? तो उसमें हम्म। जैसे कई बुक्स होती हैं उसमें जो हीरो होता है उसमें कुछ हीरोइज्म होता है, कुछ उसकी पर्सनालिटी होती है, कुछ उसकी इंटेलिजेंस होती है, कुछ होता है वो इंटेलिजेंस नहीं तो दिखाते हैं कि जैसे शेक्सपियर की मूवी होती है, नॉवेल्स, कि उसमें हीरो या कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आगे चल के वो कहीं ना कहीं हीरोइज्म पर पहुंच जाता है। पर आपकी वो पूरी की पूरी हम्म। जो नॉवल थी उसमें जो हीरो था उसमें कोई ऐसा हीरोइज्म नहीं दिखाया एंड तक, उसको मतलब एक बहुत नॉर्मल सी आदमी की तरह दिखाया था। तो इस पर उसका क्या पर्पस था इस तरह से दिखाने का उसको? फिर देखो, अगर आप हीरो, आप जो नेचुरल जो लाइफ है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो हम जी रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश की है कि आप हीरो, तो हर आदमी तो हीरो नहीं है ना, तो उस नॉवल को पढ़ के हर आदमी से जुड़ता है, उसको लगता है कि हाँ मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए उस चीज को लाने की कोशिश की है कि हीरो नहीं चाहिए हमें, हमें वो चाहिए जो जिंदगी में हो रहा है, उनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं उनमें वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से उनके साथ वो होता है, तो उसको लेके चल रहे हैं। तो इसलिए कोई हीरो नहीं है उसमें, क्योंकि ना हीरो नहीं वो है लेकिन बहुत ही हैंडसम दिखाया था, ना वो बहुत ही ज्यादा अमीर दिखाया था, ना ही वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाया था, एक मतलब एक बहुत ही एवरेज टाइप का बंदा जिसको मतलब। अब वही देखो ना कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में या दुनिया की देखो पब्लिक, 80% लोग तो ऐसे ही है ना, तो हम्म। उन 80% लोगों को आप उनको फीलिंग दे सको
कि वो लोग भी फील करें कि हाँ हम भी हैं। आप हीरो दिखा दोगे तो लोग ये सोचते हैं कि ये कोई दूसरा आदमी है, हम नहीं है, एक अलग दुनिया है, उन लोगों की दुनिया है। आजकल जितनी फिल्में बनती हैं उसमें क्या दिखाते हैं, ज्यादातर फिल्मों में क्या है कि बहुत अमीर के बच्चे होते हैं या फिर अमीर, उन सबके लव स्टोरी चल रही है और में बहुत पैसे वाले बड़े बड़े मकान हैं, बड़े बड़े घरानों से हैं। तो उसमें आम जनता नहीं जुड़ पाती है, उनको लगता है कि ये तो उन लोगों की एक दुनिया है अलग। लेकिन इसमें क्योंकि आम लोगों में भी तो प्रेम होता है, उनमें भी तो लव स्टोरी होती है, उनमें भी तो चीज होता है, उसको दिखाने की कोशिश की है कि आम आदमी भी तो लव करता है। वो हीरो नहीं है, वो पैसे वाला नहीं है, तो क्या उसको लव नहीं होगा, क्या उनमें लव नहीं होता? तो उस चीज को साथ लेके चलने की कोशिश की है कि एक आम आदमी की जिंदगी में किस तरह से लव होता है, किस तरह से वो प्रेम करते हैं, किस तरह से वो समाज में अपने थोड़े बहुत पैसों में भी वो किस तरह से अपने को एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ, अपने लव को किस तरह से वो जो है देखते हैं। तो वो उसको इसलिए उसमें हीरो वगैरह को ना करके एक साधारण, एक आम आदमी, जो 80% से ज्यादा लोग तो वही हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो रिप्रेजेंट होते हैं उससे। हम्म। तो उसमें जैसे हम उस जो हीरो है उसके कई सारे अफेयर देखते हैं। अब शुरू में जो जुलियानी थी, वो तो चलो एक बार में काम करने वाली लड़की थी, उसका तो काम था कि कस्टमर्स को आपको रिझा के रखना है, कस्टमर्स को उनका बिल बढ़ाना है, उनके साथ बैठ के ड्रिंक करना है, उनको अट्रैक्ट करना है। लेकिन जैसे बाद में वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती है, और बाकी और लड़कियों से भी उसके मतलब काफी अफेयर रहे हैं कॉलेज के दौरान, ड्रामा करने के दौरान। तो क्या एक रीजन होता है जो कि किसी से अट्रैक्ट होते हुए या किसी से, अब भाई जैसा कि बताया कि उसकी कोई पर्सनैलिटी ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी नहीं थी, एक एवरेज इंडियन दिखाया है, एक एवरेज पर्सन दिखाया है। तो क्या रीजन ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की इस तरह से किसी की तरफ अट्रैक्ट हो? नहीं, लड़की तो किसी अट्रैक्ट, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी पैसे वाले किसी हो या किसी बहुत स्मार्ट से हो। लड़कियां इस चीजों से अट्रैक्ट नहीं होती हैं। लड़की अट्रैक्ट, ठीक है, एक फर्स्ट फीलिंग जो होती है वो अपीयरेंस से हो सकती है, लेकिन वो ज्यादा नहीं चलती है। अपीयरेंस कोई से जो उसमें फीलिंग होती कोई है वो। टैलेंट भी नहीं दिखाया था कि कोई उसके अंदर बहुत स्पेशल टैलेंट है, सिंगिंग है, या हाँ वो हाँ। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है या कुछ ऐसा भी नहीं था? हम्म हम्म हम्म। देखो उसमें वो जो है ना, उनका जो बिहेवियर है, उसका जो बिहेवियर है उनके साथ, जो उनके साथ वो जब जितने टाइम में, एकदम ऐसा तो नहीं दिखाया कि उसमें वो एकदम प्रेम हो गया देखते ही। जो फर्स्ट हम्म साइड लव वाली बात नहीं है, फर्स्ट साइड नहीं है, वो तो कुछ दिन साथ में है, उनके आपस के जो व्यवहार है एक दूसरे के साथ, उनके उससे जो उनके अंदर अट्रैक्शन पैदा हुई। अट्रैक्शन जो है ना वो थोड़े दिन बाद जो होती है वो थोड़ी लंबी, उसमें प्रेम होता है। वरना फर्स्ट साइट में तो ये है कि हाँ देखा, थोड़ी देर अट्रैक्शन हुई, खत्म हो गई। लेकिन उनमें जो है वो साथ रहे, उनके आपस में बात हुई, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे के विचारों को समझा, उससे उनका अट्रैक्शन हुआ है। तो हम्म ज्यादातर जो लव फेयर होते हैं ना उसमें ऐसा नहीं होता कि वो देख के होते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर से, उसकी आदतों से, उसके साथ रहने से ही होते हैं। तो हम्म उससे जो फीलिंग बनती है वो अलग बनती है। तो उसमें कोई ये देखता नहीं है कि वो स्मार्ट है या नहीं है, या बहुत खूबसूरत है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़का बहुत स्मार्ट हो या लड़की बहुत खूबसूरत हो। दोनों अगर ऑर्डिनरी है उनमें भी प्रेम हो जाता है, क्योंकि उनके बिहेवियर को लेके, उनके आपस के एक दूसरे के व्यवहार को देख के उससे प्रेम होता है ना। अब जैसे जूलियाना के साथ उसका प्रेम होता है, जूलियाना के साथ शुरुआत में तो प्रेम नहीं होता, लेकिन वो जूलियाना के साथ जैसे वो बिहेव करता है, उसके साथ रहता है, और जूलियाना भी उसको इसी, उसके व्यवहार से ही तो अट्रैक्ट होती है ना, उसके व्यवहार से ही। तो हम्म व्यवहार बहुत जरूरी होता है, आप कैसा व्यवहार करते हैं दूसरे के साथ, उससे आपके तरफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। तो हम्म आपको अपने व्यवहार पे देखना होता है कि मेरा व्यवहार कैसा हो। अगर आप कितने भी स्मार्ट हो सकता है कि अट्रैक्शन हो जाए, लेकिन कितने तलाक होते हैं, क्यों तलाक हो जाते हैं? तलाक इसीलिए होते हैं ना कि भाई अट्रैक्शन था, शादी तो कर ली, लेकिन व्यवहार में वो नहीं चल पाए एक हम्म दूसरे के साथ, तो इसलिए वो तलाक हो जाते हैं। थोड़े दिन में रिलेशन टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, आपका व्यवहार सही नहीं होता, आप ढंग से व्यवहार नहीं कर पाते हैं। तो आपका बहुत ज्यादा पोसेसिव है किसी के साथ, तो वो आपसे दूर होने लगेगा। आपका इतना पोसेसिव भी नहीं होना चाहिए कि आप उस पर पूरा कंट्रोल करना चाहें कि ठीक है, आपसे मेरे साथ लव है तो तू दूसरे से नहीं मिल सकती है या दूसरे से नहीं जा सकती है। आपको फ्रीडम भी देना पड़ेगा ना, तो उसको ये भी लगता है कि हाँ मेरे को फ्रीडम भी है, उसके जो व्यवहार है वो मेरे साथ कैसा है, तो इस सब चीज़ों को देख के प्रेम होता है। लव ऐसे नहीं हो जाता अच्छा, कि फ्रीडम से ही देख। याद आया, जैसे जो रंजीत के इसमें माँ बाप दिखाए हैं, उस टाइप के माँ बाप जैसे बिहेव करते हैं कि फैमिली में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना या बहुत ज्यादा बच्चों पे कंट्रोल रखना, ये कहाँ तक सही है? इसका फिर आगे चल के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं? तो कंट्रोल तो आप तब तक ही रख सकते हो जब तक वो
अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा जब तक वो छोट ठीक है, अगर प्राइमरी स्कूल स्कूल वगैरह में है तब तक आपका कंट्रोल ठीक है, लेकिन जब वो 18-20 साल का हो गया तब आपका कंट्रोल करना जो है वो गलत है। उसमें कंट्रोल करने से आपके संबंध खराब होते हैं, या आप किसी भी तरह जबरदस्ती से शादी भी करा दो, जबरदस्ती से उसका कुछ संबंध में आ तो वो संबंध ठीक है वो निभा लेगा। हो सकता है ज्यादातर हिंदुस्तान में लोग निभाते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, वो निभाते हैं। शादियां निभाई जाती हैं, शादियों में कोई प्रेम संबंध नहीं होता इतना। तो इसीलिए इंडिया में क्या होता है, एक्स्ट्रा लव अफेयर्स भी वो शुरू हो जाते हैं और किस तरह तरह की बातें होती हैं, क्योंकि उनमें लव तो होता नहीं है उनमें। ये ठीक है, हाँ शादी हो गई, माँ बाप ने करा दी, कोई ना कोई कारण रहा होगा जिस वजह शादी हो गई, लड़का अच्छी नौकरी में है। लड़की वाले क्या देखते हैं, लड़की क्या देखती है और लड़की वाले क्या देखते हैं, इसमें फर्क होता है ना। लड़का क्या देखता है और लड़के वाले क्या देखते हैं, इसमें फर्क होता है ना। लड़का कुछ और देखता है, उसके परिवार कुछ और देखता है। लड़की कुछ और देखती है, उसका परिवार कुछ और देखता है। लड़की का परिवार ये चाहता है कि लड़का बहुत अच्छी नौकरी में होना चाहिए, उसका परिवार ऐसा होना चाहिए, उसके घर में ऐसा होना चाहिए। इस चीज को देख के शादी करता है, वो लड़के को नहीं देखता मेन, वो इन सब चीजों को भी देखता है। और लड़की जो है वो प्रेम करती है तो वो इन सब चीजों को नहीं देखती है, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके परिवार में कौन है, क्या है, कैसे है। उसका नहीं फर्क पड़ता, उसकी नौकरी है नहीं है। हमारे कई यहाँ बार एक ये देखोगे भी तो दिक्कत है कि अगर लड़के लड़की में बन नहीं रही है शादी के बाद, तो इस चीज को बहुत सीरियस इशू लेते हैं कि डिवोर्स कराना है। लड़के वाले आएंगे, लड़की वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उसका वो उनका समझौता कराने की कोशिश करेंगे, उनको मिलाने की दोबारा कोशिश करेंगे। बजाय इस चीज को एक छोटी सी, जैसे बाहर की कंट्रीज में ये बहुत सिंपल होता है, आपकी नहीं बन रही आप अलग हो जाओ, आप दोस्त भी रहते हो डिवोर्स होने के बाद भी, लेकिन आप अलग हो हम्म। जाते हो कि भाई नहीं बन रही। लेकिन यहाँ पर उस चीज को बहुत बड़ा इशू मान लिया जाता है कि ये सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएगी, या ये सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी, वो सारी चीजें आ जाती हैं। ना वो सब चीजें भी हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका परिवार सही से चले, और फिर इसका अगर तलाक हो गया या इसका डाइवोर्स हो गया तो उसके बाद ये क्या करेगी, उसके दूसरी शादी होगी, लड़का मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर हम्म। इसकी देखभाल कौन करेगा। उनको ये रहता है ना कि इसके अगर अकेली रहेगी तो कैसे रहेगी, इसका साथ ही कौन रहेगा, तो वो बहुत सारी चीज़ सोचते हैं, इसलिए वो लोग परेशान होते हैं। तो उसके क्या है कि अगर लड़की इंडिपेंडेंट है और वो अपने हर तरह खुद करती है तो फिर उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लड़कियां डिपेंड हो जाती हैं तो उनके लिए उनके माँ बाप को चिंता रहती है कि भाई अगर हस्बैंड ने छोड़ दिया तो अब उस वो तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, उसको फाइनेंशियली उसको कौन सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली कैसे रहेगी, माँ बाप कब तक रहेंगे, तो वो सब चिंताएं होती हैं, वो माँ बाप की होती हैं, वो रहेंगी भी वो। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर एक आदमी को अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इतना तो इंडिपेंडेंट रहे कि वो अपने आप कुछ कर सके, तो उसमें कोई हम्म। दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट हो तो डिपेंडेंट होते हैं तो फिर उन पे ये गलती माँ कहीं बाप ना पे भी कहीं जिम्मेदारी पड़ती है। लड़की के माँ बाप की भी होती है कि वो उसको इस तरीके से पालते पोसते हैं, उसके पैसा जो जोड़ते हैं वो उसको दहेज देने के लिए जोड़ते हैं, बजाय इसके कि उसको पढ़ा लिखा के वो ये सोचते हैं कि क्या करेगी, पढ़ के ज्यादा पढ़नी नहीं भी पड़ेगी तो शादी तो हो ही जाएगी, तो वो उसको शुरू हम्म। से ही डिपेंडेंट टाइप से ही बना के रखते हैं। वो पहले तो था लेकिन आजकल वो चीज़ कम होती जा रही है, लेकिन अभी भी जो छोटे शहर हैं या गांव या उसमें अभी भी है वो, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। बड़े शहरों में तो ये चीज़ खत्म होती जा रही है, वहां पे अब चीज़ नहीं बल्कि है रही। अभी भी देखोगे कि जॉब जो करती हैं लड़कियां, इंडिपेंडेंट हैं, उनके भी माँ बाप उनको इस तरीके, कुछ हद तक लड़कियों का भी, एक तरफ तो देखो फेमिनिज्म, लड़कियां बहुत बोलती हैं कि इंडिपेंडेंट हो गई हैं औरतें, फेमिनिज्म हो गई हैं, फेमिनिस्ट हो गई हैं, मतलब फेमिनिज्म की वजह से आज जो है लड़कों के बिल्कुल साथ खड़ी हैं। लेकिन अगर अभी भी देखा जाए, बहुत सारे हम्म। काम, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं तो हस्बैंड, ज्यादातर टेक्निकल काम अगर देखा जाए तो वो हस्बैंड को ही करने पड़ते हैं। लाइक अगर कुछ अभी भी देखोगे घरों के अंदर, जैसे कैब बुक करनी है या कोई ऐसा कंप्यूटर पे कोई काम करना है, तो वो हस्बैंड को बोलती है। गाड़ी खराब हो जाती है तो वो मैकेनिक को ना बुला के हस्बैंड को फोन करती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरे से ये हो गया। हम्म। या अगर ड्राइव करना नहीं आता तो वो हस्बैंड को, मतलब वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होके रहने लगती हैं, तब जॉब करने के बावजूद, सारी नहीं लेकिन ज्यादातर। हाँ वो इंडिया में अभी ऐसा ज्यादा है, लेकिन दूसरे देशों में ये चीज़ नहीं है ज्यादा। दूसरे देशों में कोई भी डिपेंड नहीं होता, वो अपने आप अपने सॉल्व करता है प्रॉब्लम, जो भी है अपनी प्रॉब्लम अपने आप और सॉल्व कर हस्बैंड का लेता है। भी तो यही है, हस्बैंड भी जो है ज्यादातर चीजों के लिए, सारे नहीं लेकिन ज्यादातर लोग खाने के लिए, कपड़े वपड़े, तब सब घर की सफाई, ये सब के लिए वाइफ पे डिपेंडेंट होते हैं। उनको हाँ वो क्योंकि इंडिया लड़कों को जिस इंडिया की तरह से पाला जाता है, उनको ये सब चीजें ज्यादा घर में सिखाई नहीं जाती। हाँ इंडिया की सोसाइटी में ऐसा है वो, क्योंकि हम जब इंडिया की सोसाइटी से पहली बार चाइना में गए, पहली बार ऐसी बाहर की सोसाइटी देखी चाइना की, तो वहाँ बड़ा अजीब लगता था कि लड़का जो है वो जो है खाना बना रहा है।
तो जैसे कोई बच्चा या किसी से बात करो कि अच्छा खाना, हाँ पापा खाना बनाते हैं, मतलब पापा, वहाँ पे ये सुन के बड़ा अजीब लगता था कि पापा खाना बनाते हैं या पापा कपड़े धोते हैं या पापा क्या करते हैं। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों का शुरू में बड़ा अजीब लगता था कि उसका पिता पापा आएंगे तो खाना बनाएंगे। तो वो पापा खाना बना रहे हैं, माँ जो है वो अपना दूसरा काम कर रही है, वो उसको कोई परवाह नहीं है, खाना बच्चों को बाप देगा। तो इस तरह की सोसाइटी देख के थोड़ा सा अब शुरू में लगा था, लेकिन बाद में तो अब लग रहा है कि हाँ वो ठीक है, वो आदमी बनाए औरत बनाए किसको भी बनाए, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब दोनों को देखो, आना एक चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर संभालना एक पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाहर का काम करना, पैसे कमाना एक पूरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बाहर की डेवलप कंट्रीज में देखा जाए, कई बार ये भी होता है कि हस्बैंड जो है वो घर संभालता है और वाइफ बाहर काम करती है। हाँ है, लेकिन वो कम है। उसको जैसे कहते हैं ना हाउस वाइफ, हाउस वाइफ का मतलब जो घर में रहती है। इस तरह से आजकल थोड़े जगह सोसाइटी में हाउस हस्बैंड भी होने लगे हैं। हम्म। तो वो घर ही देखते हैं, वो वाइफ जो है वो बाहर काम करती है और हस्बैंड जो है वो घर का संभालते हैं, घर में बच्चों को देखना है, घर के जितने भी काम है। तो इस तरह के कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिनको बोला जाए कि वो हाउस हस्बैंड है, हाउस वाइफ की तरह वो हाउस हस्बैंड है, वो घर को देखभाल करते हैं। तो हम्म। इस तरह के कुछ लोग सोसाइटी है, तो आजकल धीरे धीरे बदल रही है कि एक पिक्चर थी बहुत अच्छी, वो हॉलीवुड की पिक्चर है। उसमें एक ऑफिस की जो बॉस है, वो उसका हस्बैंड जो है वो भी अच्छी नौकरी करता है, लेकिन वो नौकरी छोड़ देता है क्योंकि वाइफ जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, कंपनी की बॉस है वो। तो वो हस्बैंड जो है, बच्ची है, बच्ची को संभालना है, वो बच्ची को देखभाल करनी है, तो हाँ, यहाँ वो। पर एक ये भी प्रॉब्लम है ना, कि जैसे अब बच्चा है, बच्चा हुआ फैमिली में हस्बैंड वाइफ के, तो अब वो बच्चा छोटा है। बच्चा होने के टाइम पे तो चलो वाइफ जो है मैटरनिटी लीव पे होती है, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद अगर वाइफ की सैलरी ज्यादा है, तो वाइफ जॉब फिर भी छोड़ के बच्चे को संभालती है। ये नहीं है कि हस्बैंड जॉब छोड़ के, जब आप मेन इनकम भी तो देखो किसकी ज्यादा आ रही है फैमिली में। हाँ तो वही मैंने बताया, उस फिल्म में ये दिखाया है कि उस हस्बैंड ने नौकरी छोड़ दी, वो घर संभालता है, बच्ची को संभालता है, और वाइफ नौकरी करते हैं। बहुत अच्छी पिक्चर है, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ। वो हॉलीवुड की बहुत अच्छी पिक्चर है। हम्म। तो उसमें एक बड़ी उम्र का आदमी होता है, सीनियर आदमी, वो उसी कंपनी में नौकरी करता है, वो थोड़ी बहुत ड्राइविंग करता है। तो उस पिक्चर में अच्छा दिखाया है कि वो हस्बैंड ने नौकरी छोड़ दी वाइफ के लिए। तो इस तरह से आजकल है, कुछ लोग नौकरी छोड़ देते हैं, वाइफ की नौकरी अच्छी है, वाइफ अगर किसी कंपनी में बॉस है या वो सीईओ बन गई हम्म। है, तो फिर हस्बैंड जो है उसको सेक्रीफाइस दे देता है अपनी नौकरी के, वो ठीक है मैं परिवार देखता हूँ, तुम अपनी नौकरी कर लो। तो वो सब है। तो आजकल नया नया शुरू हो गया है, हर जगह हर सोसाइटी में शुरू हो रहा है। इंडिया में भी थोड़ा मुश्किल है इस बात को सोचना, लेकिन दूसरे देशों में इस तरह से अच्छा, है। पायदान ने गुले यास्मीन लिखने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि जो टॉपिक आपने उसमें लिया है, उस टॉपिक पे शायद किसी ने सोचा या बात नहीं की थी। जो तवायफों का उस समय, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी या जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, उस समय तवायफों का क्या सिनेरियो था या क्या सीन था, किसी ने शायद इसके ऊपर सोचा नहीं था। तो ये सोचने का आइडिया कहाँ से आया? एक्चुअली में क्या है कि जो एक पिक्चर बनी थी, क्या नाम है, अच्छी पिक्चर थी वो, उसमें तवाइफ के ऊपर थी वो, नाम भूल रहा हूँ उसका, वो उसमें रेखा वगैरह थे, काफी अच्छी पिक्चर थी वो, तवाइफों की फैमिली उस उमराव टाइम जान। में है। उमराव जान। हाँ उमराव जान, उमराव जान देखी तो उमराव जान में एक कमी सी महसूस हुई। और वो कमी ये महसूस हुई कि उमराव जान में जिस तरह से उस लड़की को दिखाया गया है, ठीक है वो उस माहौल में रहने लगी और उस माहौल को उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसमें रह रही है, लेकिन उसके अंदर कोई अपनी वो क्वालिटी नहीं थी। ठीक है वो अच्छी शायर भी हो गई, वो लिखती भी थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उसके अंदर एक डर रहा हमेशा, वो डर के ही जीती रही। बाद में वो ठीक है, वो अपने कोठे पे आ जाती है, वापस आ जाती है, और फिर उसका वहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो वो लड़की तो एक अच्छे परिवार से आई थी, चोरी करके आई थी, किस तरह से आई थी। लेकिन इस तरह की बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि बेची जाती हैं। उसको उसमें तो उसका पड़ोस का दुश्मन था, उसने उसको बेचा था, लेकिन इस तरह के बहुत सारे केस होते हैं इंडिया में, शादी करके उनको बेच देते हैं इस तरह के, और खास तौर से दलित समाज में और छोटे समाजों में। ह्यूमन उसके ट्रैफिकिंग। ऊपर हाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो उस चीज को सोच के, और इसमें एक जो है ना, उसको जो है वुमेन्स लिबराइजेशन से जोड़ के देखा है कि वो जो लड़की है इसमें जो है वो हर माहौल में तो रही है, लेकिन उस माहौल से निकल के उस माहौल में ही ऊपर उठी है हर जगह। उसने वो नीचे नहीं गिरी है, वो हर जगह उठती गई है। उठते उठते वो आखिर में अपने फैसले खुद लेने के काबिल में हो गई है, वो अपने फैसले खुद लेती है। तो उसमें थोड़ा सा वो दिखाया है कि किस तरह से एक छोटी
जात की और छोटी, उससे आके वो किस तरह से बड़े बड़े लोगों को मुकाबला करती है। और वो अंग्रेजी बोलती है, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है, उसको अंग्रेज से शादी भी हो जाती है। तो उसकी जो तरक्की हो रही है ना, उसकी तरक्की दिखाई है कि उसकी तरक्की भी होती जा रही है, वो खुद अपने आगे बढ़ती जा रही है। अगर लड़की को मौका मिले तो वो बढ़ सकती है, आगे बढ़ सकती है। वो ये ना सोचे कि मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं खत्म हो गई और मैं बर्बाद हो गई और मेरे साथ कुछ नहीं हो। वो उसमें ये सोच नहीं थी। उसमें ये सोचती कि ठीक है, ये मुसीबत आई है, इससे आगे निकलना है। वो आगे निकलती जाती है, निकलती जाती है, और फिर वो आगे वो पूरी तरह से वो अपने उसमें आ जाती है। तो उसमें वो इस तरह करेक्टर डेवलप करने की कोशिश की है कि एक नाचने वाली जब तवाइफ है तो वो सिर्फ ऐसे ही रहेगी, ऐसे नहीं है। उसमें भी कुछ फीलिंग होती है, ये उसमें भी एक, कुछ बदलाव आ सकते हैं। अभी जो एक मूवी आई थी गंगूबाई, हाँ। उसमें भी यही दिखाया गंग है कि वो उस एरिया में ही रह के वो अपने लेवल से कैसे उठी। गंगूबाई एक सच्ची किस्सा है, वो सच्ची किस्सा वो उसमें थोड़ा वो जो उसका तरीका दूसरा है, क्योंकि उसमें वो जो है ना, वो जिसको बोलते हैं क्या, बॉस टाइप में, जो जिसको बोलते हैं दादागिरी टाइप में, वो उस तरह की लेडीज हो गई थी ना, वो तो माफिया, एक हम्म। तरह से माफिया की सरगना थी वो। तो वो इस तरह से आई और माफिया की सरगना बन गई। उसके माफिया की सरगना बनने के लिए उसके साथ वो एक माफिया का आदमी होता है जो उसके सपोर्ट मिल जाती है उसको, और वो माफिया टाइप बन जाती है। और फिर वो उस तरह से उसका करेक्टर कुछ अलग टाइप का था, माफिया टाइप में होता है। लेकिन इस लड़की का जो है वो दूसरे टाइप में दिखाया है कि वो माफिया नहीं बनती है। ना तो वो माफिया बनती है, ना वो इस तरह से वो जब तक तवाइफ में रहती है वो पढ़ती है, लिखती है, उसके बाद वो अपने आप को अंग्रेजी भी पढ़ती है, अंग्रेजी अंग्रेजों से बात करती है, और यहाँ तक कि वो अंग्रेजी सोसाइटी में रहने लगती है और ठेकेदार के बिजनेस के कॉन्ट्रैक्टों में वो पार्टनर हो जाती है। तो वो बिजनेस वूमेन भी बन जाती है, वो अंग्रेजी भी जानती है, वो बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों से बात कर लेती है, उनके कॉन्टैक्ट बनते हैं, वो कॉन्टैक्ट कर लेती है। तो उस तरह के दिखाया, वो माफिया नहीं बन गई कि वो ऐसे माहौल में रही तो माफिया बन गई, या तो बहुत नीचे तबके। मतलब पहले जमाने में जैसे अभी एक सीरीज भी आई थी, आ, हीरा मंडी। चैलेंज दे सकती है हर उसमें। तो नहीं, उस अभी टाइप जैसे में। एक सीरीज भी आई थी हीरा मंडी, तो उसमें भी हम्म। ये दिखाया था कि जो तवाइफें थी वो सिर्फ एक ये नहीं थी कि नाचने गाने वाली हैं, वो सोसाइटी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, क्योंकि उन लोगों के कांटेक्ट में सारे बड़े बड़े हाई ऑफिशियल्स, नवाब और जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे वो सारे उनके कांटेक्ट्स में थे। तो उनके मतलब हम्म। कांटेक्ट, उनकी पीआर जो है वो बहुत स्ट्रांग होती थी, मतलब नवाब उनके हम्म। कंट्रोल में थे एक तरह से देखा जाए तो। हम्म। ऐसे दिखाया गया है। हाँ, तो वो फिल्म काफी कुछ हद तक उसी टाइप है, हो सकती है, क्योंकि हमने तो नॉवल बहुत पहले लिखा था वो तो, फिल्म हम्म तो बाद में बनी है, फिल्म तो बाद में बनी हम्म है। हम्म तो हमारा नॉवल तो बहुत साल पहले उस पे आ चुका था। लेकिन कुछ इस टाइप का वो है, इसमें है इस टाइप का कि वो अंग्रेज अफसर वगैरह से उनके कांटेक्ट हो जाते हैं वो। लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही दिखाया है कि वो अंग्रेजी वगैरह नहीं बोलती हैं, लेकिन हाँ हिंदी में वो अंग्रेजी अफसर भी हिंदी बोल लेते हैं, और वो इसलिए हिंदी में उनकी उस कन्वर्सेशन हो समय जाती है। जो जो जैसे एक तो ये आजकल का जो प्रोस्टिट्यूशन एक जिसको कहते हैं, और वो जो तवायफ जिसे कहते हैं, वो दो चीजें हैं, कोटिशन जिसे कहते हैं तवायफ। हम्म। तो ये हम्म। दोनों चीजों में कहीं ना कहीं कुछ फर्क है। जैसे प्रोस्टिट्यूट को तो एक बहुत ही नीचे उससे देखते हैं, पर तवायफ को उस तरीके से मतलब नीची नजर से नहीं देखा जाता था शायद। वो तो एक लेवल का, एक अच्छे लेवल का वो माना जाता था, प्रोफेशन। हाँ, तवाइफ का मतलब प्रोस्टिट्यूशन से थोड़ा अलग होता था। तवाइफ नाचना गाना डांस वगैरह में रहती थी, लेकिन यह है कि उनको भी बेचा तो जाता था, लेकिन उनके साथ एक या दो आदमी एक के साथ, जैसे वो संबंध बना लिया किसी नवाब से या किसी से, तो उसके साथ ही रहती थी, लेकिन शादी नहीं करके, लेकिन उसके साथ वो एक के साथ ही। जो प्रोस्टिट्यूशन है वो तो फिर उसका तो काम घंटों के हिसाब से या दिन में कितने जैसे वो है अभी वो अलग। प्रोस्टिट्यूशन जो है उसको जैसे कहते हैं कि सेक्स वर्कर हैं, लेकिन वो कोटिशंस जो होती थी, क्योंकि वो कोटिशंस जो थी, क्योंकि वो सिर्फ, जैसे अब ये दिखाया था, पहले जमाने में भी देखेंगे जो नर्तकियां हैं जो ये राजा महाराजाओं के दरबार में नाचती थी, वो एक हम्म। नॉर्मल मिडिल क्लास लेवल से ऊपर होती थी, क्योंकि वो कोर्ट की वो होती थी लेडीज। हम्म।
तो उनका मतलब ओहदा जो है वो देखा जाए तो एक आम आदमी से ऊपर होता था। उनके देखो पुराने जो हमारे इतिहास में जो लिखा हुआ है उसमें राजनर्तकी शब्द आता है, राजनर्तकी। तो राजनर्तकी का सम्मान होता था, उसकी पोस्ट होती थी, उसको बैठाया जाता था। जो राजनर्तकी बनती थी उसके संबंध ऐसे नहीं होते, वो सम्मानित होती थी, समाज में सम्मानित होती थी, उसके साथ बड़े बड़े राजा महाराजा, क्योंकि वो कोर्ट में, जिसको इंग्लिश में कोर्टिशन बोलो, तो राजनर्तकी के नाम से आता है वो। उसके लिए एक बहुत अच्छा नॉवल है वो, अगर उस पर फिल्म भी बनी है, चित्रलेखा। चित्रलेखा जो है वो इसी तरह की दिखाई है, राजनर्तकी है, और उसका जो है एक प्रेम होता है। जो सामंत होता है, सामंत बहुत बड़ा सामंत होता है, उसके साथ प्रेम संबंध दिखाए हैं, और वो दोनों बहुत प्रेम करते हैं। और वो राजनीति दिखाई है उसमें, बहुत राजनीति सारी के ऊपर चीजें बहुत हैं, सारी जैसे फिल्में कि हैं। अभी न्यूडिटी अगर बात करें, नंगापन, तो उसको अश्लील मानते हैं। लेकिन आप बाहर की कंट्रीज में देखो तो नंगापन आर्ट है। ज्यादातर आर्टिस्ट जो है, माइकल एंजेलो, पिकासो, उन्होंने जो फोटोज बनाई हैं उसमें औरतों को, आदमियों को बिना कपड़ों के दिखाया है। उनके लिए न्यूडिटी जो है नहीं वो। देखो, वो तो देखो, ये तो हमारा समाज में बदलाव काफी बाद में आया। पहले तो हमारे समाज में भी ऐसा कोई वो नहीं था। जो अगर पुराने वो देखो चित्र, और पुराने वो देखो गुफाओं में जो पेंटिंग्स है, या वहाँ पे जो स्टैचू नहीं, बने हैं अभी वो भी किस तरह से आर्ट बने। स्कूल में जो न्यूड आर्ट बनाते हैं तो उनके लिए जो मॉडल आती हैं वो लेडीज जो होती हैं, वो बिना हाँ, वो कपड़ों हर के जगह बैठती आती है वो तो। हाँ, वो हर जगह आती है वो तो, आर्ट है वो उसमें। तो देखो, आर्ट और उसमें जो है ना, प्रोफेशन में दोनों चीज़ अलग अलग हैं, उसको आर्ट की तरह से लेना चाहिए, उसमें न्यूडिटी नहीं मानी जा सकती। लेकिन अगर समाज में कोई घूमने लगे इस तरह से और समाज में रहने लगे, वो बात अलग हो जाती है ना। लेकिन आर्ट के लिए अगर कोई पिक्चर या उसमें भी पेंटिंग है तो उसको उसमें भी डिफरेंसेस है ना। अब अगर धर्म के नाम पे कोई बिना कपड़ों के घूमे तो उसको कोई कुछ नहीं कहता। वो तो हर धर्म में नहीं है ऐसा। हर धर्म में नहीं है, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन होती थी पहले, ऐसा नहीं था कि अब जैसे नागा नहीं, हर साधु है धर्म में हमारे नहीं, यहाँ। बट अब देखो, एक अगर आप जैनियों में देखो, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है जिसमें बिना कपड़ों के रहते हैं, है ना। लेकिन हम्म। हिंदुओं में भी अगर देखोगे, कुंभ के अंदर जो वो नागा बाबा होते हैं, बिना कपड़ों के रहते हैं ना वो लोग भी। तो वो। नहीं, वो नागा बाबाओं के लिए एक रूल था ना, वो नागा बाबा सोसाइटी में नहीं आते। वो लोग अपने एरिया में रहते हैं, वो गंगा स्नान पे ही वहां पे आते हैं, गंगा पे, और उनके लिए टाइमिंग होता है, उस टाइम पे वो आते हैं, तो उस टाइम पे दूसरे लोग नहीं जाते हैं। और वो हम्म, जब नहाने के बाद चले जाते हैं, उसके बाद सबके लिए खुलता था पहले। अब पता नहीं क्या है, लेकिन उसका जो रूल था कि वो सबसे पहले नागा बाबा लोग ही स्नान करेंगे, और वो सवेरे सवेरे स्नान करके निकल जाते हैं। वो लोग अपने अखाड़ों में चले जाते हैं, और फिर वो आम जनता में नहीं रहते हैं, वो लोग वहीं रहते हैं। हम्म, और इस तरह जैनी लोग भी हैं, वो अपने उसमें रहते हैं, और बाहर निकलते हैं तो आगे थोड़ा सा कपड़ा ढक लेते हैं, वो इस तरह से पूरे तरह से नहीं आते, थोड़ा ढक के चलते हैं। पहनते नहीं है, लेकिन आगे तौलिया टाइप में या कुछ आगे से डाल लेते हैं और फिर चलते हैं। अभी एक पार्लियामेंट में किसी को बुलाया था, मैंने देखा था, फोटो था वो जैन साधु को, तो वो नागे वो आए थे, वो आगे उन्होंने कपड़ा रख रखा था अपने आगे, जब वो वहां पे प्रवचन दे रहे थे। तो हम्म, इस तरह से खुला नहीं होता, उनमें भी इतने वो नहीं है। तो कुछ कंट्रोल रहता है, ऐसे सोसाइटी में नहीं घूमते। जो सोसाइटी में घूमते हैं उन पे फिर लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उस पे पुलिस भी पकड़ सकती है उसको। लेकिन नागा बाबा का अपना इलाका होता है, अपने इलाकों में रहते हैं, वो ऐसे नहीं आ हम्म। सकते। उनकी अपनी सोच है। और वो अभी कुछ जगह मैंने देखा था, वो वेस्ट में कहीं पे है, इस तरह से गांव बना हुआ है, पूरा गांव है, वहां लोग नंगे रहते हैं, सारे नंगे नहीं, रहते तो हैं। वो यूरोप कहते हैं में जब, आप जाओगे तो वहां पे न्यूड बीचेस है ना, सी बीच पे आप बिना हाँ कपड़ों के घूमो। हाँ, तो किस तरह से उनको वो लोग उनके यहाँ उस चीज को बुरा नहीं मानते। तो उसका क्या है कि लोगों की मेंटेलिटी वैसी है ना। अब हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा करे तो उस पर जो है, उसके साथ गलत काम हो सकता है, उसके साथ कुछ हो सकता है। तो वो चीज मेंटेलिटी बनाने में तो टाइम लगता है ना। अब वो तो एक गांव के बारे में देखा था, वो गांव के सब वो नंगे ही रहते हैं, सभी नंगे रहते हैं वहाँ, कपड़ा अब नहीं पहनते हैं मूवीज वो। में देखो, यहाँ पर तो चलो इतना ज्यादा लेवल पे नहीं दिखाते, बट बाहर की मूवीज में तो, क्योंकि वहां तो इतना ज्यादा सेंसर का भी कोई सीन नहीं है। वहां पर तो जो मूवीज नॉर्मल हैं, उनमें भी कई सीन जहाँ पर हम जो सीन, उनमें न्यूडिटी भी दिखा देते हैं, आदमी को नंगा भी दिखा देते हैं। वो नहा रहा है तो उसको दिखा देते हैं नहाते हुए ऐसे ही। हाँ, वो दिखाते, लेकिन इंडिया में भी अभी नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो इंडिया में भी काफी शुरू हो चुका है, काफी लोग, काफी चीजें आती हैं, और उस तरह के डायलॉग कोई भी आ गए सेक्स हैं अब तो। सेक्स सीन होता है तो वहां पर हीरोइन हीरो को दिखा देते हैं ऐसे ही करते हुए। और अब उस चीज को भले ही लोग उस हीरोइन को फिर वैसे देखते हैं कि ये तो इस टाइप की है, लोग फिर ये सोचने लगते हैं, हमारे यहाँ एक सोसाइटी का ये भी है ना, वो सोचते हैं कि ये
ऐसे ही काम करती है। अगर वो ऐसे, नहीं, कोई औरत थोड़ा अगर बार बदल में रहा है। जाती है, बार में जा रही है, वो सिगरेट शराब पी रही है, तो उसको देख के लड़कों का यही इंप्रेशन होता है कि ये तो हमारे साथ चल भी पड़ेगी। देखो, उसमें दो तरह की लड़कियां हैं। एक तो अगर आपके पास इतना समर्थ नहीं हो उसमें, हम्म। और उसके बाद वो करती हैं, तो उसके साथ तो गलत हो गया। अब कोई पैसे वाली लड़की जो बहुत अच्छे उससे है, वो करे, तो उसके साथ तो कोई लड़का नहीं कर सकता ना। अभी देखो, एक वो जो पॉर्न फिल्म की जो एक्ट्रेस है इंडिया में, जो अमेरिका से आगे कर रही है, उसके साथ कोई कर सकता है ऐसा? जबकि उसकी फिल्में पूरे वीडियो पे हैं, उसके हर जगह इंटरनेट पे है, हर कोई जानता है, हर कोई इसको देखता भी रहा है। तब भी उसके साथ करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सकता ना। हिम्मत किसके साथ जुटा सकता है? जो लड़की के पास इतना सामर्थ्य नहीं है अपने आप को बचाने का। हम्म। चलिए, इस तो पर हम जिसके पास अगले सामर्थ्य है वो। एपिसोड में आगे बात करेंगे। अभी आपकी एक दो बुक्स के बारे में और आपके आने वाली बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो अगले एपिसोड में इसके ऊपर आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।